नीरा, तुम वैशाली से जो कहानी सुनोगी उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देने हैं। जी मैम। राजीव, कल तुम एक कविता सुनाओगे। सब लोग उस कविता के बारे में प्रश्नों के उत्तर देंगे। जी मैम। लगता है शिक्षिका मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास करवा रही हैं। ओह, आप सब सोच रहे होंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है। चलिए, आज मौखिक अभिव्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुख से बोलकर जब मन के विचारों या भावों को व्यक्त किया जाता है और दूसरा व्यक्ति वक्ता के द्वारा कही गई बातों को सुनकर समझ लेता है, तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, बोलना अर्थात वाचन और सुनना अर्थात श्रवण। वाचन और श्रवण के इन कौशलों में निपुण होकर ही किसी व्यक्ति का भाषा पर अधिकार हो सकता है। इन दोनों कौशलों का परिचय और इनमें निपुणता प्राप्त करने से संबंधित मुख्य बातों का विवरण इस प्रकार है। वाचन कौशल, बोलना। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत सबसे पहले वाचन कौशल आता है, क्योंकि इसका आरंभ हमारे बोलने से ही होता है। पहले हम बोलेंगे, तभी दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर हमारी बात को समझ पाएगा। सामान्य रूप से सभी ज्ञान का आधार वाचन है। भाषा के सीखने की तो शुरुआत ही वाचन से होती है। एक बालक अपने माता पिता, घर परिवार से जिस प्रकार की भाषा सुनता है, वह उसी प्रकार की भाषा बोलना और समझना शुरू कर देता है। एक बालक को हम पहले बोलकर ही बोलना और फिर पढ़ना सिखाते हैं। प्राचीन काल में जब तक पुस्तकों और लेखन सामग्री का बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, तब शिष्य गुरु के मुख से ही ज्ञान की बातें सुनकर ही ज्ञान ग्रहण किया करते थे। उनके ज्ञान की परीक्षा भी मौखिक ही हुआ करती थी। आज जब पुस्तकों और लेखन सामग्री का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है, तब भी वाचन कौशल का महत्व कम नहीं हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में आपस की बातचीत, पूछना, बताना, आज्ञा, आदेश अथवा निर्देश आदि भाषा व्यवहार वाचन के द्वारा ही संभव होते हैं। कक्षा में पठन पाठन भी वाचन के द्वारा ही सुचारू रूप से संपन्न होता है। वाचन कौशल का प्रयोग अनौपचारिक और औपचारिक दोनों संदर्भों में होता है। जब हम अपने मित्रों या सगे संबंधियों आदि से बात करते हैं, तो उसे अनौपचारिक वाचन शैली कहते हैं। इस शैली में हम किसी प्रकार का दिखावा अर्थात औपचारिकता न करके अपनी स्वाभाविक भाषा में बात करते हैं। इसीलिए हम अपने मित्रों आदि से तू, तुम आदि के संबोधन में बात करते हैं। मगर जब हम किसी अपरिचित अधिकारी या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बात करते हैं, तो उसमें कुछ शिष्टताओं का विशेष ध्यान रखते हैं। इसे ही वाचन की औपचारिक शैली कहते हैं। इस शैली में हम तू या तुम की जगह आप संबोधन का प्रयोग करते हैं। वाचन कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा के व्याकरण सम्मत मानक रूप का प्रयोग करना चाहिए। बोलने वाले को सुनने वाले की आयु, संख्या, दूरी, स्थिति आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। शब्दों का चयन विषय वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। भाषा में उचित स्वराघात, अनुतान, गति, यति, लय और प्रवाह का ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु के अनुरूप ही वाक्यों और शैली का चयन करना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के समय आंगिक संप्रेषण यानी आंख, चेहरा, हाथों के संचालन आदि पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाणी के साथ साथ इनके द्वारा भी भावों को संप्रेषित किया जाता है। वाचन कौशल के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप: कहानी कहना, परिचय देना, कविता पाठ, भाषण, अंताक्षरी, परिचर्चा, वाद विवाद, मंच संचालन आदि वाचन कौशल से संबंधित मुख्य क्रियाकलाप हैं। इनमें से कहानी कहना का परिचय इस प्रकार है। कहानी कहना भी एक कला है। इस कला में हर कोई निपुण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए जिस अभ्यास और समझ की आवश्यकता होती है, वह संबंधित व्यक्ति के निजी प्रयासों और विषय में उसकी रुचि के द्वारा ही संभव हो सकती है। एक अच्छा वक्ता ही अच्छा कहानीवाचक हो सकता है। कहानी कहते समय हमें निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। कहानी कहते समय हमें अपने हाव भाव और कथनों से कहानी का वातावरण साकार करना चाहिए। जैसे यदि हम किसी जंगल की कहानी कह रहे हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से जंगल के वातावरण को साकार कर सकते हैं। घने जंगल में कहीं भी दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई न देता था,
पत्तों की सरसराहट या पशु पक्षियों की चित्र विचित्र आवाजें ही वहाँ सुनाई देती थी। जरा सी आहट भी मन को कपा देती थी कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है। हर कदम पर यही खतरा, कोई जानवर अचानक हमला न कर दे। तभी शेर की दहाड़ से अचानक सारा जंगल थर्रा उठा। कहानी को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें कहानी के वातावरण, कथानक और पात्रों के अनुसार भय, खुशी, घबराहट या उत्साह को अपने हाव भाव या अभिनय से प्रदर्शित करना चाहिए। वातावरण और कथानक के अनुसार पशु पक्षियों की आवाजें आदि का भी अनुकरण हमें करना चाहिए। कहानी कहते समय भावों के अनुसार स्वर में उतार चढ़ाव और यतिगति होना आवश्यक है। उपर्युक्त बातों का ध्यान रखकर आप प्रभावशाली ढंग से कहानी कहकर श्रोताओं के प्रिय वक्ता बन सकते हैं। नोट: अपनी पसंद की कुछ कहानियों को प्रभावशाली ढंग से अपने मित्रों को सुनाकर अपने वाचन कौशल का परीक्षण कीजिए। आपके मित्र आपकी कहानी सुनाने के ढंग से जितना अधिक प्रभावित होंगे, आप वाचन कौशल में उतने ही निपुण माने जाएंगे। श्रवण कौशल: सुनना। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत वाचन कौशल के पश्चात श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रवण कौशल में किसी के भावों अथवा विचारों को सुनकर उन भावों को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में वक्ता उन्हें श्रोता तक पहुंचाना चाहता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण कौशल में मन का एकाग्र होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक श्रोता एकाग्र चित्त होकर वक्ता की बात नहीं सुनेगा, तब तक वह उसके भावों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। हालांकि श्रवण कौशल की बहुत कुछ सफलता वक्ता के वाचन कौशल पर भी निर्भर करती है, किंतु श्रवण कौशल में निपुण व्यक्ति वक्ता के अस्पष्ट कथन से भी उसके इच्छित भावों को सहज रूप में ग्रहण कर लेता है। कक्षा में शिक्षक द्वारा जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको ग्रहण करना छात्रों के श्रवण कौशल पर ही निर्भर करता है। जो छात्र श्रवण कौशल में निपुण होते हैं, वे शिक्षक की बातों को भली भांति समझकर विषय का ज्ञान सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं, किंतु जो छात्र श्रवण कौशल में निपुण नहीं होते, वे शिक्षक द्वारा रोचक ढंग से पढ़ाए जाने पर भी विषय को समझ नहीं पाते। इसलिए शिक्षा ग्रहण करने में श्रवण कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रवण कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। वक्ता की बातों को एकाग्र चित्त होकर सुनना चाहिए। जब वक्ता कुछ कह रहा हो तो हमें उसके शब्दों के अर्थ और भाव पर ध्यान देना चाहिए कि वह उस कथन में क्या कहना चाह रहा है। वक्ता के मुख मुद्रा और दूसरी आंगिक चेष्टाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिन भावों को वक्ता शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, उन्हें वह अनेक बार अपनी आंगिक चेष्टाओं से व्यक्त कर देता है। वक्ता के कथन के मूल भाव अथवा केंद्रीय भाव को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। केंद्रीय भाव को समझ लेने पर वक्ता के आशय को समझना सरल होता है। वक्ता के कथन में आए महत्वपूर्ण तथ्यों अथवा आंकड़ों को संक्षेप में लिखते रहना चाहिए। तथ्यों को समझने के साथ साथ उनके क्रम का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए तथ्यों को सुनते समय ही वक्ता के साथ साथ संक्षेप में लिखते चलना चाहिए। छात्रों को प्रार्थना सभा में पढ़े गए समाचारों, सद्विचारों, सूक्तियों, कविता, भाषण, रेडियो पे प्रसारित समाचारों, कहानी, नाटक, परिचर्चा आदि को सुनकर उन पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इससे उनके श्रवण कौशल के विकास और मूल्यांकन में सहायता मिलती है। श्रवण कौशल परीक्षण में शिक्षकों द्वारा रखी जाने वाली मुख्य सावधानियां। छात्रों को श्रवण कौशल में निपुण बनाने के लिए शिक्षकों को विषय सामग्री को छात्रों को स्पष्ट उच्चारण और शुद्ध वर्तनी के साथ उच्च स्वर में पढ़कर सुनाना चाहिए। विषय सामग्री का वाचन करते समय उचित लय, उतार चढ़ाव और गति का विशेष ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वाचन सामग्री छात्रों की रुचि तथा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। इसके लिए ऐसे विषयों का चयन किया जाना चाहिए जो छात्रों के जीवन से जुड़े हों। श्रवण कौशल की सामग्री पर आधारित प्रश्नावली पहले से ही छात्रों को दे देनी चाहिए और उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि सुनाई जा रही बातों को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि कोई भी बात दोहराई नहीं जाएगी। श्रवण कौशल के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप। श्रवण कौशल के अंतर्गत संस्मरण, समाचार, सूक्ति, भाषण, नाटक, कविता, कहानी आदि को सुनकर उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, उन पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना आदि क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। श्रवण कौशल मूल्यांकन के समय छात्रों को निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुनाई गई सामग्री पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को
भली भांति सुनकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या गया है। प्रश्न का उत्तर तथ्यात्मक रूप से संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय किसी प्रकार का संकोच या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और प्रश्नों का उत्तर तुरंत देना